जिलाधिकारी रविंद्र कुमार गुरुवार की दोपहर 1 बजे विकासखंड बेरू आरवारी के ग्राम करम्मर स्थित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी ने अभिलेखों का परीक्षण, पशुओं की संख्या, पशुओं के लिए भूसा, हरे चारे, पानी और प्रकाश की व्यवस्था, पशुओं की देखभाल करने वाले केयरटेकर, चौकीदार एवं पशु चिकित्सक आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने सत्यापन किया तो पाया कि अभिलेखों में पशुओं की संख्या 73 पाई गई, जबकि निरीक्षण के समय 59 पशु पाए गए। गोवंश आश्रय स्थल के 2 कमरों में भूसा रखा गया था और पानी निकालने के लिए मोटर लगा था। प्रकाश की व्यवस्था के लिए विद्युत कनेक्शन किया गया था, लेकिन सोलर पैनल खराब पाया गया। पशुओं की देखभाल करने के लिए 3 केयरटेकर और 1 चौकीदार रखा गया है। पशुओं की चिकित्सा के लिए 1 पशु चिकित्सक भी मौजूद था। बलिया जिले की दोकटी पुलिस टीम के द्वारा बृहस्पतिवार की दोपहर कुड़ारा डाला के पास से मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गांजा तस्कर के झोले से तलाशी में 1150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजा को कब्जे में लेकर तस्कर को दोकटी थाना लाकर संगत धाराओं में निरुद्ध करने न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया। अभियुक्त संतोष राम पुत्र रमाशंकर राम निवासी दलन छपरा जनपद बलिया का रहने वाला है। मुखबिर से दोकटी पुलिस को सूचना मिली कि गांजा लेकर एक व्यक्ति बिहार से आ रहा है, जिसके बाद पुलिस कोड़ारा ढाला पहुंच गई और संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके बाद से प्लास्टिक के झोले से 1150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। दोकटी थानाध्यक्ष मदन पटेल ने बताया कि अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध कर न्यायालय भेज दिया गया है। गढ़वार थाना क्षेत्र के बहादुरपुरकारी गांव स्थित तालाब में एक वृद्ध का शव गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे उतराया हुआ मिला। शव की शिनाख्त राम होशला निवासी बहादुरपुरकारी के रूप में हुई। उधर मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई। इस बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। परिजनों के अनुसार राम होशला गांव स्थित शिव मंदिर में सोते थे। गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे गांव के लोग तालाब में गए तो देखा कि एक शव उतराया हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में गुरुवार की शाम अराजक तत्वों ने इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात चिकित्सक के साथ मारपीट की, जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गई। वहीं घटना के विरोध में अस्पताल कर्मचारियों ने इमरजेंसी सेवा ठप कर दी। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकस्मिक सेवा में तैनात डॉक्टर मुख्तार यादव मरीजों की देखरेख में थे। उसी दरमियान कुछ अराजक तत्व हॉस्पिटल परिसर में पहुंच गए और चिकित्सक पर एक मेडिकल बनाने का दबाव बनाने लगे। चिकित्सक ने मेडिकल रिपोर्ट बनाने में ये कहकर असमर्थता जताई कि बगैर पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट बनाना संभव नहीं है। ये सुन के वे लोग भड़क उठे और चिकित्सक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे लोग आकस्मिक सेवा पुस्तिका को भी फाड़ दिया। वो हल्ला सुन मौके पर पहुंचे अन्य कर्मचारियों व आसपास के लोगों ने घटना से पुलिस को अवगत कराया। उधर पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही सभी अराजक तत्व भाग निकले। योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 219 प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहीं। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानाध्यापकों को उनकी जवाबदेही का बोध कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सफल अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। भर्ती की प्रक्रिया बगैर किसी भेदभाव के हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले कई जिले नकल के अड्डे बन चुके थे, आज किसी भी परीक्षा में नकल नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की मिशन रोजगार को लेकर दावा किया कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों को उत्तर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रदेश की खराब छवि को उनकी सरकार ने बेहतर किया है। नौकरी में किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और बच्चों में कौशल विकास को लेकर काम करना जरूरी है। आज शिक्षा के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए स्टेट हेड अनूप दुबे की रिपोर्ट। सूबे की सियासत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है।
अब हालिया विवाद कल यानी गुरुवार को सामने आया, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आरोपों पर बोलते हुए कहा कि जो मेरे ऊपर या समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनका हुलिया देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर क्या था? अखिलेश यादव के इस आरोप को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पहले तो प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं जनता का नौकर हूं। बात बयान तक ही नहीं रही, बल्कि ब्रजेश पाठक ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद को सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिखकर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देने की कोशिश की। दरअसल सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि कार्यक्रम वाले दिन से ही शुरू हो गया था, जब प्रशासन की अनुमति के बगैर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने JPNIC पहुंचकर गेट लांघकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाजवादी पार्टी के सियासी गतिविधि पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी को अराजक पार्टी घोषित कर दिया था। लखनऊ से एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आखिरकार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हो चुका है। समय भी तय हो गया है जब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रामलला को अपना भव्य भवन मिलने वाला है। जी हाँ, साल 2024 के 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त निकल चुका है, जब दिन के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच रामलला अपने नए भवन में विराजेंगे और इस कार्यक्रम का गवाह खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। देश भर से हजारों की तादाद में साधु संत रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। पूरे कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सरयू नदी पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन, गोदान जैसी सनातनी परंपराओं का पूरी शिद्दत से पालन करने की तैयारी है। 17 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर निकाली जाएगी। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो जाएगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना और 20 जनवरी को गर्भगृह को सरयू नदी से लाए गए जल वाले कलश से धोने की परंपरा निभाई जाएगी और 22 जनवरी को अत्यंत शुभ मृगशिरा नक्षत्र में रामलला को भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला के नए भवन में पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे। इतना ही नहीं, आयोजन में अयोध्या नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए करीब 5 लाख गांवों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण करने की भी तैयारी संघ की ओर से की जा रही है। एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अयोध्या से रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में चल रहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य रूप से समापन हुआ। समापन समारोह में खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत स्थानीय नेता विधायक भी इस समापन समारोह में शामिल रहे। इस समापन समारोह में करीब 1 लाख स्कूली बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बच्चों की जमकर हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि आप देश के लिए खेलें, टीम को जिताना ही खिलाड़ियों का लक्ष्य होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश एक टीम की तरह है। भारत को विकसित बनाने में हर नागरिक की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ियों को केंद्र सरकार मदद कर रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। केंद्र और अपनी सरकार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को भरोसा दिया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। सांसद खेल कूद को युवा प्रतिभाओं के लिए मुख्यमंत्री ने एक बेहतर जरिया बताया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अमेठी जिला को करीब 600 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात दी। एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अमेठी से रिपोर्ट।